Okay, good evening, everyone. Welcome back to part two of chapter gravitation. So let's start from the same thread where we have left. Okay. So today we will study motion of the object under the influence of gravitational force. Okay. So let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from the same height or the same way. ठीक है. अब हम ये फिगर आउट करेंगे कि क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट अगर हम उनको सेम हाइट से गिराएं, चाहे वो अंदर से हॉलो हैं या लाइट हैं, क्या वो एक ही टाइम पे ग्राउंड को छुएंगे या नहीं. ठीक है. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. ठीक है. दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गैलीलियो एंड ही ड्रॉप्ड टू डिफरेंट मास्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा. ठीक है. और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और ये प्रूव किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. इसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी मास का ऑब्जेक्ट लो. ठीक है. वो अर्थ को एक ही टाइम पे टच करेगा. ठीक है. अब विथ दिस कॉन्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम. वो तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास एक वाटरमेलन है, एक ग्रेप है, अगर तुम उनको सेम हाइट से ड्रॉप करते हो तो क्या वो ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करेंगे या नहीं. तो आंसर होगा यस, बिकॉज वी हैव जस्ट नाउ रेड कि जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डिपेंड नहीं करता है मास के ऊपर. ठीक है. लेकिन वो अगेन तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि तुम्हारे पास एक स्टोन है और एक पेपर है, कौन पहले ग्राउंड को टच करेगा और क्यों. ठीक है. तो इस केस में बेटा तुम्हें देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने मेंशन किया है इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर या नहीं. ये लिखा हुआ होना जरूरी है. ठीक है. अगर ये लिखा हुआ भी नहीं है देन ऑल्सो यू आंसर इन सच अ वे कि अगर तुम इग्नोर करते हो रेजिस्टेंस ऑफ एयर को तो स्टोन और पेपर दोनों अर्थ को एक ही टाइम पे टच करेंगे. ठीक है. अगर रेजिस्टेंस ऑफ एयर को इग्नोर ना किया जाए तो स्टोन ही पहले गिरेगा. क्यों? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया और लाइट वेट होने के कारण जो तुम्हारा पेपर है बेटा वो ऐसे लहरा के गिरेगा. ठीक है. करके देख लेना. पेपर बाद में ही गिरेगा. लेकिन अगर तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो किसी चैम्बर में और पत्थर और पेपर को एक साथ छोड़ो तो दोनों ग्राउंड को एक ही टाइम पे टच करेंगे. ठीक है. तो जब भी तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मास, फॉर एग्जांपल 10 किलो का है और ये तुम्हारा ग्रेप जो है वो 5 ग्राम का है, देन ऑल्सो दे विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. अगर पेपर का वेट जो है वो बहुत ही कम है, 0.01 ग्राम है, ठीक है, और स्टोन का 15 केजी है, then also they will touch the ground at the same time if you create vacuum. ये ध्यान रखना है. ठीक है. now we have read the three equations of motion also, previous chapter में हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी. ठीक है. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2a. अब इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल हैं. एक और है कार है that fall off the ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let the g small g value is 10 meter per second square. For simplifying the calculation, what is the speed of striking the ground? किसकी कार की किस स्पीड से वो स्ट्राइक हुई. what is the average speed during 0.5 सेकेंड एंड हाउ हाई इज द ledge फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. तो हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी. सबसे पहले व्हाट इज गिवन टाइम, हाफ सेकेंड. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है ऑलरेडी 10. मैंने तुम्हें बोला था कुछ न्यूमेरिकल्स में वो राउंड ऑफ करके देते हैं. ठीक है. तो जो दी होगी वही हमें पुट ऑन करनी है. एक्सेलरेशन ऑफ द कार, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है इसलिए पॉजिटिव में होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वो वैल्यू नेगेटिव में होगी बेटा. ठीक है. हमें पता है v इज इक्वल टू 80, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. ठीक है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. एवरेज हमें तुम्हें पता है ऑलरेडी कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल. ठीक है. प्लस किया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. वैल्यूज पुट की, वी गॉट 1.5 मीटर. ठीक है. ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है. सो स्पीड कितना हुआ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है.
इट्स एवरेज स्पीड इज 2.5 मीटर सेकेंड, ठीक है, एंड हाइट फ्रॉम ऑफ द लेजेस 1.25 मीटर, ठीक है। तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे, डू प्रैक्टिस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। अब देखो, rises to the height of 10 meter. Calculate the velocity of the object was thrown upward and time taken by the object to reach the highest point. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 10 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना बेटा, तो ऊपर पहुंचने के बाद वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टिल हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, इसलिए फाइनल 0 लिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर 0 किया पुट ऑन, ठीक है। यू स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट ऑन की, माइनस माइनस क्यों की, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस में वैल्यू ली हमने, अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज वर्किंग, ठीक है। वैल्यू पुट ऑन की, वी गॉट द आंसर अंडर रूट 196, आंसर कितना आ गया 14, ठीक है। नेक्स्ट इज v प्लस यू प्लस 80, वैल्यूज पुट ऑन की, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी। टाइम ही हमें निकालना था, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो टाइम इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नॉट स्क्वायर 14 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज 1.43 सेकंड, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन mass and weight. Before that, here is difference between small g and capital G. ये एग्जाम में बेटा पूछ लिया जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दिस पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग विद यू, तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g is given, constant of gravity कैपिटल जी इज गिवन, ठीक है। तो इनकी वैल्यू दी गई है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट होता है कैपिटल जी, देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज देयर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक है। ये तुम्हें प्रॉपरली पढ़ना है बाद में, ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग मास एंड वेट, ठीक है। देखो बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास है और वेट है, ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी तुम अपने बुक में देखोगे, यहाँ पे देयर इज अ न्यूमेरिकल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। देखो, मास जो है दैट विल रिमेन द सेम। व्हाट इज मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। व्हाट इज वेट, वेट विल डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और मून, ठीक है। तो व्हाट इज मास, फर्स्ट ऑफ ऑल we have learned in previous chapter that mass of an object is the measure of its inertia, ठीक है। कितना उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज इफ आई ट्रेवल टू मून, मेरा वेट 60 kg है, तो मून पे मेरा वेट होगा 10 kg, बट इफ आई रिटर्न बैक टू अर्थ अगेन आई विल बी 60 kg। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के मैटर में कोई चेंजेस नहीं हुए ना, जितना मेरा कंटेंट था एटम्स मॉलिक्यूल्स सेल्स टिश्यूज का, वो उतना ही रहेगा। वेरी क्या कर रहा है, ग्रेविटी वेरी कर रहा है, ठीक है। मून की ग्रेविटी 1/6 टाइम लेस है, ठीक है, किससे, अर्थ से, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वेट, वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स, इसी को ही हम किससे कंसिडर करते हैं, वेट से कंसिडर करते हैं। एफ इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ इजिकल टू एम जी, ठीक है। वेट जो है, वेट भी एम इंटू जी है, और वेट डिपेंड करेगा किसी भी प्लेनेट या किसी भी सैटेलाइट के ग्रेविटेशन पे, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बेटा, देखो, वेट ऑन अर्थ इज हाउ मच, ये देखो, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। मून पे कितना होगा वेट ऑन मून, जल्दी बताओ,
Let me know in the chat box what will be the weight on moon. Hurry up. hmm weight on moon सेम हमें लिखना है, स्मॉल m कर देना है, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, कैपिटल, ठीक है. बेस में मून लिखना है. गुड. ठीक है. डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी से जी कट जाएगा, ठीक है. एम से एम कट जाएगा, ठीक है. अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या? एनी डाउट? आई वाज आस्किंग यू व्हाट विल बी द वेट ऑन मास, वेट ऑन मून, सॉरी आई एम सेइंग वेट ऑन मास. वेट ऑन मून, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. सिमिलरली मून पे कितना होगा? तो जो ई हम अर्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें एम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. समझे? ठीक है. समझे या नहीं समझे? समझ गए? यस और नो? ओके, गॉट इट ना. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ये देखो, और जब हमने वेट ऑफ मास और वेट ऑफ अर्थ डिवाइड किया बेटा वैल्यूज पुट ऑन करके, देन वी गॉट द आंसर 1/6, ठीक है. तो इसी बेसिस पे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, अच्छे से सॉल्व करना है. बट ये ध्यान रखना है तुमसे मास पूछा है या वेट पूछा है. वेट, ठीक है. मास अगर 10 kg है, acceleration due to gravity is 9.8, what will be the weight? तो 10 मल्टीप्लाई बाय दिस. अगर तुमसे मास पूछा, न्यूटन लगाना मत भूलना, कि तुम्हारा मास 60 kg है अर्थ पे, मून पे कितना होगा? तो 60 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी 10 kg. ठीक है, समझ में आया? ओके, गॉट इट. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी थर्स्ट. Okay, the force applied on the surface in a direction of propagation to the surface, direction perpendicular to the surface, okay, that is known as the thrust. ठीक है. यूनिट क्या है इसका? यूनिट है न्यूटन, ठीक है. न्यूटन क्यों है? वाई न्यूटन? क्योंकि थर्स्ट जो है वो एक तरह का क्या है? प्रेशर ही है, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है. Any force which is applied on the surface in the direction perpendicular to the surface, ये सरफेस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है. अगर कभी टीचर ने तुम्हें मौका दिया हो कि बोर्ड पिन लगाओ, तो ऑलवेज यू ट्राई टू पुश इट विद द थंब ओनली, ठीक है. ओके, सो प्रेशर is the thrust divided by area of the contact. Pressure you already know, thrust upon area of the contact, ठीक है. अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ब्रॉड सरफेस है, इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे स्मॉल एरिया है, इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है? एक ही जगह पे पॉइंटेड है, ठीक है. तो यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू, इन एट्थ यू हैव रेड, प्रेशर इज इक्वल टू, जल्दी बताओ. हाँ, वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. तो प्रेशर जो है वो फोर्स के रिगार्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का. एरिया कम, प्रेशर ज्यादा. एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, ये ध्यान रखना है. इसलिए जो तुम्हारे बोर्ड पिन होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं. पॉइंटेड होंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बहुत कम है टिप पे, इसलिए वो एकदम से धस जाएंगे. कम प्रेशर लगाओ, जल्दी चले जाएंगे, ठीक है. जो तुम्हारे ऊंट हैं उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं. क्यों ब्रॉड होते हैं? ताकि जो उनकी बॉडी का प्रेशर है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है. तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज buoyant force. The buoyant force is the upward force exerted on an object
okay, wholly or partially immersed in a fluid. This upward force is also called the upthrust. ठीक है, तो एग्जाम में तुमसे अल्टरनेट टर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज upthrust. ठीक है, ड्यू टू द buoyant force a body submerged partially or fully in a fluid appears to lose its weight, appears to be lighter. The following factors affect buoyant force: the density of the fluid, the volume of the fluid displaced, and the local acceleration due to gravity. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? बॉइंट फोर्स. तुम्हारा बॉइंट फोर्स सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, अगर तुम किसी भी चीज को पानी में सबमर्ज करते हो, ठीक है, तो जो पानी है बेटा, वो भी उस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और दूसरा पानी भी उस प्रेशर उस बॉइंट फोर्स को कैंसिल कर रहा है. इस वजह से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ठीक है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा, मास नहीं, वेट कम हो जाएगा. अब इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, कि किसी भी चीज को पानी में उठाना इजी क्यों होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एनवायरनमेंट. क्योंकि पानी में वाटर का अपथर्स्ट भी लगता है, ठीक है, उस वजह से चीजें पानी में उठाना इजी होता है. ठीक है, जैसे पत्थर पानी में उठा रहे हो तो इजी हो जाता है, ये देखो. ठीक है, बुओयंसी जो है वो डिपेंड करती है फ्लूइड की डेंसिटी पे भी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे भी. ठीक है, अगर मान लो तुम लोहे की चीज हनी में डुबाओ, लोहा इज मोर हैवियर देन हनी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, तो वो डूब जाएगा. लेकिन अगर तुम एक रबर का पीस लो, ठीक है, या कोई और एक नील ही ले लो, ठीक है, तो उसको भी डूबने में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, तो जो बोइंसी है, जितना डेंस ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बुओयंसी उसकी ज्यादा होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कोई भी चीज पानी में डूबती या तैरती क्यों है? ठीक है, क्यों तैरती या डूबती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी इज इक्वल टू mv, where m represent density is equal to density is equal to m divided by v, where m represent, very good, mass upon volume. Very good, Riya, keep it up. Okay, m represent the mass and v represent the volume. ठीक है, इसी वजह से. ठीक है, डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट सिंक डाउन कर जाएगा, डेंसिटी अगर कम हुई तो वो फ्लोट करेगा. ठीक है, यही रीजन है कि जो सुई है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा शिप पानी में तैरता है. ठीक है, डेंसिटी का कमाल नहीं है, वो क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, उसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा. चलो पढ़ते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा. जस्ट अ मिनट, लेट्स स्क्रॉल डाउन. जस्ट अ मिनट, कहाँ गया एनोटेशन? ओके, so here is now your Archimedes principle. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार पूछा जाता है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी पूछी जाती है. ठीक है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इट सेज दैट द अपवर्ड buoyant force that is exerted on any immersed body or immersed in the fluid, whether partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that body displaces and acts in the upward direction at the center of the mass of the displaced fluid. Okay, मतलब what it says, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वो पानी में सबमर्ज्ड होगा और जितने पानी को वो एक्सपेल आउट करेगा, उतने ही फोर्स से वो ऊपर आएगा, विच इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब यहाँ पे फिगर भी है, फिगर तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. 6 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का buoyant फोर्स ऊपर आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसका वेट कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा बेटा. ठीक है, हाउ मच इट विल बी? 4 kg. ठीक है, ओके, 4 kg. Okay. Next is
आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशंस आल्सो, हियर यू कैन सी इन शिप आल्सो। शिप कैसे तैरता है बेटा, जितना पानी वो एक्सपेल करेगा, ठीक है, उतने ही वो बॉइंट फोर्स से वो तैरता रहेगा, ठीक है। सबमरीन्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, हॉट एयर बलून भी, हाइड्रोमीटर भी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। रिलेटिव डेंसिटी, as you know, the density of the substance is defined as mass of unit volume and the unit of density kilogram per meter cube, ठीक है। so it's often convenient to express density of a substance in comparison with that of water, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हमें बताना है बेटा, तो हम उसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। Since the relative density is the ratio of the similar quantity, it has no unit, ठीक है। Now if you see in your book also, हमें डेंसिटी क्यों फाइंड आउट करनी है बेटा, क्योंकि डेंसिटी से हमें पता लगता है कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं है, ठीक है। वाई वी आर स्टडिंग साइंस, हम साइंस पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उनको समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे अब तुम देखो, जो तुम्हारा प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया है, ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, 20 × 10 सेंटीमीटर इस वर्टिकली भी इसको रखा गया है और हॉरिजॉन्टली भी रखा गया है, ठीक है। तुम्हें फाइंड आउट का क्या करना है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस वे से हम इसको रखें जिससे कि प्रेशर क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ द वुडन ब्लॉक लिख लो, दैट यू ऑलरेडी नो। डायमेंशंस लिखी, ठीक है। डायमेंशंस लिखने के बाद हमने क्या किया, उसका एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया फाइंड आउट किया। एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास आंसर आ गया 49 न्यूटन। लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया वो, ठीक है। देन वी गॉट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किसमें कन्वर्ट किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 49 न्यूटन का, एरिया कितना है इतना, आंसर कितना आ गया हमारे पास 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे बॉक्स का भी सेम मेथड हमने निकाला, ठीक है। आंसर कितना आया 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इजी टू फाइंड आउट किस पे प्रेशर, the pressure exerted by the side 20 meter into 10 centimeter is this, and by the side 40 into 20 centimeter is this। इससे क्या प्रूव होता है, ये वाला बॉक्स ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि लेस एरिया मोर इज द प्रेशर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जो फ्लूइड तुम्हारा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लूइड जो होता है बेटा वो सॉलिड की तरह प्रेशर अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। सॉलिड क्या है, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वहीं पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो फ्लूइड होता है बेटा तुम्हारा वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। इसी अब प्रेशर की वजह से वो बुoyancy का जो फिनोमेना है वो भी हमारे पास आया है, ठीक है। बुoyant फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम्हें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तुम्हें डिफरेंट लिक्विड्स दे सकते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की बुoyancy ज्यादा होगी, दैट यू हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हेयर यू कैन सी द एक्टिविटी फॉर दैट, ठीक है। This definition you can learn also for the Archimedes principle. I will be sharing PDF also with you. रिलेटिव डेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे गोल्ड की डेंसिटी दी गई है तुम्हारे पास और वाटर की डेंसिटी भी दी गई है। तो बेसिकली डेंसिटी क्या करती है, हमें डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है तो उसकी वजह से हमें डेंसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में आर्किमिडीज ने हमारी बहुत हेल्प की है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर देखो बेटा, सिंपल सा न्यूमेरिकल भी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.8, ठीक है। तो तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालनी है, सिल्वर की डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वाटर, वो है 1000, ठीक है। फाइंड आउट की एंड देन यू गॉट द आंसर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। So that's all for today. If you have any doubt, then let you know.